A. Easy Trading and Investing with Man Thapa। एक मिनट। ये आज की डीप डाइव शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ओह हाँ बिल्कुल। आज की इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हम लोग एक बहुत ही क्लासिक सोर्स मटेरियल को अनपैक करने वाले हैं। एग्जैक्टली और ये सोर्स मटेरियल ऐसी चीज है जिसने पूरी इन्वेस्टिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा का मेन विषय है लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच की मशहूर किताब बीटिंग द स्ट्रीट का पहला भाग। राइट। और इस चर्चा का जो मकसद है वो बहुत ही क्लियर है, यानी ये समझना कि कैसे कोई भी आम इंसान, चाहे वो लर्नर ही क्यों ना हो, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देकर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पिछाड़ सकता है। मतलब वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को? ये सुनने में थोड़ा हवा हवाई लगता है। आई नो, लेकिन पीटर लिंच का ये पूरा फोकस इस बात पर है कि एक आम इन्वेस्टर के पास एक नेचुरल एज होता है। बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास वो एडवांटेज नहीं होता है जो हमारे और आपके जैसे रेगुलर लोगों के पास होता है। पर आम धारणा तो यही है कि स्टॉक्स पिक करना उन्हीं लोगों का काम है जो MBA डिग्रीज लेकर दिन भर उन फाइनेंशियल टर्मिनल्स के आगे बैठे रहते हैं। वही तो सबसे बड़ा मिथ है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें उस सबसे बेसिक फिलॉसफी पर जाना होगा जिस पर यह पूरी नींव टिकी है, यानी स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स की डिबेट। हाँ, क्योंकि आमतौर पर लोग स्टॉक्स को बहुत रिस्की मानते हैं ना। बिल्कुल। लोग अक्सर अपने पैसे बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट्स में, जिसे यूएस मार्केट में सीडीज या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, और मनी मार्केट अकाउंट्स में पार्क करना सेफ मानते हैं। राइट, वो सिक्योरिटी फील होती है। हाँ, पर लिंच डेटा के साथ बताते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म का होराइजन देखें तो स्टॉक्स ने हमेशा हमेशा इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। यानी चाहे कितने भी बेयर मार्केट्स आए हों, एग्जैक्टली। बेशक इकोनॉमी में कितने ही रिसेशंस आए हों, नंबर्स इंडिस्प्यूटेबल हैं। अगर सच में इन्फ्लेशन को बीट करना है तो पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इक्विटी या स्टॉक्स में होना ही चाहिए। ये एक मैथमेटिकल रियलिटी है। लेकिन एक डर भी तो होता है, मार्केट का रोज ऊपर नीचे होना लोगों को घबराता है। अगर स्टॉक्स इतने ही अच्छे हैं तो फिर लोग घबराते क्यों हैं? और यहीं पर पीटर लिंच एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे वो द वीकेंड वॉरियर कहते हैं। ओह यस, द वीकेंड वॉरियर, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये उन लोगों के बारे में है जो हफ्ते भर पूरी मेहनत से काम करते हैं और फिर वीकेंड पर आराम करने के बजाय दुनिया भर की नेगेटिव फाइनेंशियल न्यूज पढ़कर पैनिक करने लगते हैं। हाँ, जैसे टेलीविजन पर या बैरन्स राउंड टेबल जैसी एलीट गैदरिंग्स को सुनकर डर जाते हैं। वही। अब बैरन्स राउंड टेबल दरअसल वॉल स्ट्रीट के टॉप माइंड्स का एक पैनल होता है जो कॉम्प्लेक्स और अक्सर नेगेटिव मार्केट प्रेडिक्शंस देता है। इन एलीट एक्सपर्ट्स की पेसिमिस्टिक बातों से डरकर आम लोग अपने अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे स्टॉक्स घबराहट में बेच देते हैं। तो ये वीकेंड वॉरियर्स बेसिकली एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन सुनकर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। पूरी तरह से। और इस पैनिक सेलिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब मार्केट वापस बाउंस बैक करता है और मैसिव बुल रन आता है तो ये लोग उस ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं बन पाते। मतलब उन्होंने बॉटम पर सेल कर दिया और ऊपर का फायदा मिस कर दिया। राइट। पीटर लिंच बहुत क्लियरली समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस दिमाग से ज्यादा स्टमक पर डिपेंड करती है, यानी आप पैनिक को कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कमाल की एनालॉजी दी है। हाँ, वो कोलोराडो के स्नोस्टॉर्म्स वाली है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में करेक्शंस आना, यानी मार्केट का 10 से 20% गिरना, उतना ही नॉर्मल है जितना कोलोराडो में सर्दियों में स्नोस्टॉर्म्स आना। जैसे इंडिया में मॉनसून आना, लोगों को पता है बारिश आएगी तो वो छतरी लेकर निकलते हैं, शहर छोड़कर तो नहीं भाग जाते। एग्जैक्टली। और हिस्टोरिकल डेटा इसको और मजबूत करता है। पिछले 70 सालों की हिस्ट्री देखें तो मार्केट करीब 40 बार 10% या उससे ज्यादा गिरा है। 40 बार? ये तो काफी कॉमन है। हाँ, और इन 40 बार में से 13 बार तो ऐसी थी जहां मार्केट 33% से भी ज्यादा क्रैश हुआ था, जिन्हें लिंच टेरिफाइंग डिक्लाइंस कहते हैं। टेरिफाइंग डिक्लाइंस, वाओ। फिर भी इन टेरिफाइंग डिक्लाइंस के बावजूद लॉन्ग रन में स्टॉक्स ने हमेशा बढ़िया रिटर्न दिया है। तो एक समझदार इन्वेस्टर इन करेक्शंस को डिजास्टर नहीं मानता, वो इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, राइट? हाँ, जो मार्केट क्रैश होता है तो बेहतरीन कंपनीज के स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। ये एक क्लियरेंस सेल की तरह होता है। सो इसका सीधा सा मतलब है कि पैनिक सेलिंग सबसे बड़ा दुश्मन है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। पर यहाँ घूम के वही बात आती है कि ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। क्या सच में बिना डिग्री वाले आम लोगों ने इन सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल्स को बीट किया है? मुझे लगा ही था ये सवाल आएगा, और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है
द मिरेकल ऑफ सेंट एग्नेस। ओह, सेंट एग्नेस स्कूल वाला किस्सा। ये कहानी सच में माइंड ब्लोइंग है। लिसनर्स के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ये बॉस्टन के पास आर्लिंगटन का एक स्कूल है ना? सही कहा। वहाँ 1990 में एक टीचर थी, जॉन मॉरिसी। उन्होंने अपनी 7th क्लास के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इन 13-14 साल के बच्चों ने मिलकर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया। और नतीजा क्या रहा? नतीजा अनबिलीवेबल था। 1990 और 1991 के उन 2 सालों में उन 7th ग्रेडर्स के पोर्टफोलियो ने 69.6% का रिटर्न दिया। वेट, लगभग 70%? हाँ, 69.6%। जबकि उसी टाइम पीरियड में वॉल स्ट्रीट का बेंचमार्क यानी S&P 500 सिर्फ 26.08% ही रिटर्न दे पाया। ये फिगर होश उड़ा देने वाला है। एक 7th क्लास के बच्चे वॉल स्ट्रीट के हाई पेड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के रिटर्न्स को लगभग दोगुना कर रहे हैं। ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल हुआ? यही तो ब्यूटी है इस कहानी की। उनके पास कोई हिडन फॉर्मूला या हाईटेक सॉफ्टवेयर नहीं था। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। यानी सिर्फ वो चुना जो वो जानते थे। खाने के लिए उनका कॉमन सेंस था कि लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स का स्टॉक लिया। जूतों और कपड़ों के लिए उन्होंने नाइकी और वॉलमार्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखा। पर सिर्फ ब्रांड पहचानना तो काफी नहीं होता ना, उन्हें फाइनेंशियल्स कैसे समझ आए? टीचर जॉन मोरासी ने उन्हें बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया। बच्चों ने चेक किया कि क्या इनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। उन्होंने बेसिक पीई रेशियो को समझा। और इस सब के पीछे एक और इंसिडेंट था जिसने उन बच्चों को डीपली इंस्पायर किया था। आप फूड लायन वाले किस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, द फूड लायन एनेक्डोट। ये एक सुपरमार्केट चेन थी। हाँ, ये कहानी सच में इंस्पायरिंग है। जोएन ने बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें नॉर्थ कैरोलिना के सैल्सबरी शहर के सिर्फ 80 आम नागरिकों की कहानी थी। राइट। 1957 में उन 80 लोगों ने मिलकर फूड लाइन में सिर्फ $1000 इन्वेस्ट किए थे। सिर्फ $1000? और वो अमाउंट वक्त के साथ ग्रो होकर $1.4 करोड़ बन गया। $1.4 करोड़। ये आम नागरिक सिर्फ एक लोकल सुपरमार्केट को शुरुआती दौर में पहचानने की वजह से करोड़पति बन गए। इस फैक्ट ने उन 7th ग्रेडर्स के दिमाग में ये बात बैठा दी कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन में कितनी बड़ी ताकत होती है। इतना बड़ा रिटर्न सच में आंखें खोलने वाला है। और इसी से पीटर लिंच का वो फेमस नियम निकलता है जिसे वो द क्रेयॉन रूल कहते हैं। सही पकड़ा, द क्रेयॉन रूल। लिंच कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट इन एनी आइडिया यू कांट इलस्ट्रेट विद द क्रेयॉन। यानी अगर आप किसी बिजनेस का ड्राइंग क्रेयॉन से नहीं बना सकते तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। एग्जैक्टली। अगर बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि ड्राइंग से नहीं समझाया जा सकता तो आम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि उन बच्चों का पोर्टफोलियो परफेक्ट नहीं था, उनसे एक गलती हुई थी। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि क्या उनका कोई क्लंकर यानी खराब स्टॉक भी था? हाँ, बिल्कुल था। और वो कंपनी थी IBM। IBM? बच्चों ने IBM क्यों खरीदा? वही तो प्रॉब्लम थी। वहां उन्होंने बच्चों की तरह नहीं सोचा बल्कि बड़ों की नकल करने की कोशिश की। वॉल स्ट्रीट वाले पिछले 20 सालों से IBM खरीदते आ रहे थे, ये सोचकर कि ये अप्रूव्ड स्टॉक है। ओह, तो उन्होंने बेसिकली हर्ड इंस्टिंक्ट को कॉपी किया। हाँ, वो प्रीमेच्योर एडल्टहुड का शिकार हो गए। नतीजा ये निकला कि IBM ने उन्हें सिर्फ 3.6% रिटर्न दिया, जबकि उनका बाकी बेसिक पोर्टफोलियो आसमान छू रहा था। ये दिखाता है कि प्रोफेशनल्स का जो भीड़ के पीछे भागने का प्रेशर होता है वो एवरेज रिटर्न्स ही देता है। राइट। जबकि एमेच्योर इन्वेस्टर्स इन प्रेशर से आज़ाद होते हैं, इसलिए वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। और इस आज़ादी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद पीटर लिंच का अर्ली करियर है। हाँ, अब आते हैं मैनेजिंग मैजेलन पर, यानी दी अर्ली ईयर्स। उन्होंने इस सिंपल फिलॉसफी को इतने बड़े स्केल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया? उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली कैसा था? उनका ट्रैक रिकॉर्ड ना स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के चमत्कारों में से एक है। जब उन्होंने 1977 में फिडेलिटी मैजेलन फंड की कमान संभाली तो वो सिर्फ $2 करोड़ का फंड था। $2 करोड़? ठीक है। और जब उन्होंने 1990 में रिजाइन किया तब तक वो फंड बढ़कर $1200 करोड़ का एक विशाल फंड बन चुका था। 2 करोड़ से $1200 करोड़? ये ग्रोथ तो माइंड बॉगलिंग है। अगर आपने 1977 में वहां $1000 लगाया होते तो उनके रिटायरमेंट तक वो $28,000 बन गए होते। वाओ, $1000 $28,000 बन गए। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? क्या उनके पास कोई अलग ही रिसर्च टीम थी? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। लिंच का फंडा था आर्ट, साइंस एंड लेग वर्क। वॉल स्ट्रीट वाले कंप्यूटर्स और बैलेंस शीट्स में उलझे रहते हैं, जिसे वो साइंस कहते हैं। पर लिंच का मानना था कि लेग वर्क
यानी जमीनी हकीकत जानना सबसे जरूरी है। यानी सिर्फ डेस्क पर बैठने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। वो एक्चुअली मॉल्स में जाते थे। बर्लिंगटन मॉल उनका फेवरेट था। वहां वो कंपनीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करते थे। तो शॉपिंग मॉल में घूमकर हजारों करोड़ के आइडियाज मिल गए। कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इसका? टाको बेल का किस्सा बहुत फेमस है। जब उन्होंने टाको बेल का ऑर्डर दिया तो उनके हेड ट्रेडर ने पूछा कि ये क्या है, कोई मैक्सिकन टेलीफोन कंपनी है? मैक्सिकन टेलीफोन कंपनी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि वॉल स्ट्रीट को इस फास्ट फूड चेन का पता ही नहीं था। राइट। लेकिन लिंच ने वहां का खाना खाकर और भीड़ देखकर समझ लिया था कि ये एक्सपैंड होने वाला है। यानी उन्होंने प्रोडक्ट को डायरेक्ट फील्ड में टेस्ट किया। डंकिन डोनट्स का केस भी वही था। उन्होंने सुबह की भीड़ देखी, लोगों को डोनट्स खाते देखा और रियलाइज किया कि ये बिजनेस सडनली गायब नहीं होगा। एक डोनट शॉप हाईटेक कंपनी से ज्यादा सेफ बेट लगी उन्हें। और होम डिपो के बारे में भी कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, वो एटलांटा में एक होम डिपो स्टोर गए और वहां डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट को आंखों से देखा। कस्टमर्स का एक्सपीरियंस देखा, इन्वेंट्री देखी, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये छोटे हार्डवेयर स्टोर्स को रिप्लेस कर देगा। राइट। और इसी तरह पियर 1 जैसी कंपनीज को भी उन्होंने पास से देखा। वो इस आदत को स्निफिंग लाइक अ ब्लड हाउंड कहते थे। पर एक फंड मैनेजर के पास तो लगभग 900 से ज्यादा स्टॉक्स थे। इतने सारे स्टॉक्स और कोई गलती ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। गलतियां तो बिल्कुल हुई। शुरू में उन्होंने भी एक आम इन्वेस्टर वाली गलती की थी, जिससे सीखकर उन्होंने गोल्डन रूल बनाया। और वॉरेन बफेट ने भी इस रूल की बाद में बहुत तारीफ की थी। वो रूल कौन सा है? पुलिंग आउट द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स, यानी फूलों को उखाड़ना और खरपतवार को पानी देना। ये लाइन तो बहुत पोएटिक लग रही है, पर इन्वेस्टिंग में फूलों को उखाड़ना मतलब क्या? लोग अक्सर क्या करते हैं, जब उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी थोड़ा प्रॉफिट देती है तो उसे तुरंत बेच देते हैं। ये हो गया फूल को उखाड़ना। और खरपतवार? और जो पैसा मिलता है उसे किसी ऐसी सस्ती खराब कंपनी में डाल देते हैं जो नुकसान दे रही होती है, इस उम्मीद में कि वो ऊपर आएगी। ये हो गया खरपतवार को पानी देना। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एग्जैक्टली। लिंच ने भी अर्ली डेज में टॉयज आर अस और हैंड्स जैसी शानदार कंपनीज जल्दी बेचती थीं, पर उन्होंने सीखा कि अगर कंपनी सॉलिड है तो उसको लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ स्टॉक पिक करना काफी नहीं है। एक बार खरीद लिया तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली काम वहीं से शुरू होता है। कंपनी एक कंटिन्यूइंग सागा है। हर कुछ महीनों में उस स्टोरी का चेकअप करना पड़ता है कि जिस वजह से स्टॉक लिया था, क्या वो आज भी वैलिड है। और इसमें एक इंडिपेंडेंट सोच चाहिए जो वॉल स्ट्रीट की भीड़ से अलग हो। बिल्कुल। जैसे एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाना। प्रोफेशनल लोगों को बोरिंग और सेफ स्टॉक्स ही लेने होते हैं अपनी जॉब बचाने के लिए, पर आम इंसान इस प्रेशर से कंप्लीटली मुक्त होता है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो सबसे बड़ी सीख ये है कि वॉल स्ट्रीट के नॉइज से दूर रहकर और वीकेंड वॉरियर बनने के बजाय हमें एक ऑब्जर्वेंट एमेच्योर बनना चाहिए। वही बेसिक फंडामेंटल्स और इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो वाली सिंपल पॉलिसी किसी भी हाईटेक मॉडल से बेहतर है, और मार्केट की टेरिफाइंग डिक्लाइन से डरना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फूलों को उखाड़ने और खरपतवार को पानी देने वाली गलती नहीं करनी है। विनर्स को होल्ड करके रखना है। अगर 7th क्लास के बच्चे अपनी पसंदीदा चीजों को पहचान कर वेटरन फंड मैनेजर्स को हरा सकते हैं, तो इसका एक ही संदेश है, वेल्थ क्रिएट करना आम लोगों के हाथ में है। सही बात है। ये सब जानकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट दिमाग में आता है। अगर स्कूल के बच्चे ये कर सकते हैं तो जरा सोचें, हमारी रोज की दिनचर्या में ऐसी कौन सी अगली बड़ी कंपनियां या हिडन जेम्स छुपे हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर हमने कभी एक इन्वेस्टर की नज़र से उन पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या पता अगला होम डिपो या अगला मैकडॉनल्ड्स हमारी अपनी सड़क के नुक्कड़ पर ही हो और सिर्फ पहचानने का इंतजार कर रहा हो। और यही वो बदला हुआ नजरिया है जो हमें अपनी चर्चा में पीटर लिंच की इस किताब के दूसरे भाग यानी पार्ट 2 की तरफ सीधे ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट। आज के इस डीप डाइव में हम पीटर लिंच की लेजेंडरी किताब बीटिंग द स्ट्रीट के अगले हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। पिछले हिस्से में हमने कुछ बेसिक फाउंडेशन को समझा था, पर आज का फोकस सीधा उन तरीकों पर है जहां एक आम निवेशक एक्चुअली वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे सकता है। हाँ, और ये डिस्कशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स और बड़ी-बड़ी स्प्रेडशीट्स का गेम है। वही तो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम पीटर के उन 25 गोल्डन रूल्स की गहराई में जाएंगे जिन्हें पीटर्स प्रिंसिपल्स कहा जाता है। इसके साथ ही साइक्लिकल स्टॉक्स की अजीब दुनिया को समझेंगे। और सबसे फैसिनेटिंग कहानी, मतलब
SNL क्राइसिस, सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस के उस भयानक दौर में जब पूरी मार्केट पैनिक में थी, वहां लिंच ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ निकाली जो कॉमन सेंस ड्रिवन थी। बिल्कुल, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्हें पूरी तरह मिस कर गए। तो आम निवेशकों के पास अपना एक नेचुरल एडवांटेज होता है जिसे लिंच लेग वर्क कहते हैं। एग्जैक्टली। स्टॉक चुनना सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ने का साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें जमीनी मेहनत शामिल होती है, जिसे वॉल स्ट्रीट के एसी कमरों में बैठे एनालिस्ट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सही कहा। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण किताब में पियर 1 और सनबेल्ट नर्सरी का दिया गया है। जब मैक्रो इकोनॉमिक डेटा दिखा रहा था कि रियल एस्टेट मार्केट में भारी गिरावट आई है, तो हर कोई यही मानकर चल रहा था कि हाउसिंग और होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हर कंपनी डूब जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। लोग भले ही नया बड़ा घर न खरीदें, लेकिन वो शिफ्ट जरूर होते हैं, चाहे वो छोटे घर में जाएं या रेंट पर जाएं। उन्हें नए पर्दे, नया फर्नीचर और सजावट का सामान चाहिए ही होता है। वही जमीनी सच्चाई है। पीटर लिंच ने इसी सच्चाई का फायदा उठाया। एनालिस्ट सिर्फ मैक्रो डेटा को देखकर घबरा गए थे, पर जो लोग मॉल्स में जाकर देख रहे थे कि दुकानों पर कितनी भीड़ है, उन्होंने वहां पैसा बनाया। तो बेसिकली बिना जमीनी हकीकत जाने निवेश करना तो अंधा जुआ खेलने बराबर है। एकदम। और इस चीज को नंबर्स में देखने के लिए लिंच ने एक बहुत ही सिंपल टूल दिया, जिसे वो चार्ट मेथड कहते हैं। ये मेथड एक्चुअली ओवरवैल्यूड स्टॉक से बचने में बहुत मदद करता है। राइट, ये चार्ट मेथड वाकई बहुत विजुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, इसका सिद्धांत सीधा है। एक ही चार्ट पर स्टॉक की प्राइस लाइन और उसकी अर्निंग्स लाइन को प्लॉट करना। अर्निंग्स लाइन एक तरह से कंपनी के बिजनेस का हार्ट बीट होती है और प्राइस लाइन मार्केट का मूड दिखाती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब किसी कंपनी की प्राइस लाइन उसकी अर्निंग्स लाइन से बहुत ऊपर निकल जाए तो मार्केट हवा में उड़ रहा है। बिल्कुल वही खतरे की घंटी है। कंपनी उतना कमा नहीं रही है, बस हाइप की वजह से लोग उस स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे समय में बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकते हैं। लिंच का फिल्टर यहाँ बहुत साफ है। ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए और उन अवसरों को ढूंढना चाहिए जहां प्राइस लाइन अभी भी अर्निंग्स लाइन के आसपास है। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निवेश करना हमेशा महंगा पड़ता है, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा तब मिलती है जब मार्केट में पैनिक हो। Here's where it gets really interesting. अगर हम 1980 और 90 के दशक के SNL क्राइसिस की बात करें, उस वक्त अमेरिका में $50,000 करोड़ का मैसिव बेल आउट हुआ था। पूरा वॉल स्ट्रीट डर के मारे कांप रहा था। हाँ, और SNL का नाम सुनते ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऐसे निकाल रहे थे जैसे वहां आग लगी हो। मीडिया में बैंक फेलियर्स की खबरें रोज आ रही थीं। लेकिन इस एक्सट्रीम पैनिक के बीच लिंच वहां बॉटम फिशिंग कर रहे थे। जब पूरी भीड़ एक ही दिशा में भाग रही हो, तभी सबसे बेहतरीन मिसप्राइसिंग होती है। तो लिंच ने वहां क्या ढूंढा? उन्होंने उन संस्थाओं को ढूंढना शुरू किया जिन्हें वो जिमी स्टीवर्ट SNL कहते थे। हाँ, वही पुरानी हॉलीवुड फिल्म इट्स अ वंडरफुल लाइफ वाले जिमी स्टुअर्ट, जो एक बेहद ईमानदार लोकल बैंकर का किरदार निभाते हैं। सही पकड़ा। असल जिंदगी में इन जिमी स्टीवर्ट SNL संस्थाओं का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली वही था, बोरिंग और सेफ। तो यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। जो इंस्टीट्यूशंस डूब रहे थे वो कमर्शियल रियल एस्टेट और हाईली रिस्की स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्ट्स में अग्रेसिवली पैसा डाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन जिमी स्टीवर्ट SNL संस्थाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनका इक्विटी टू एसेट्स रेशो बहुत मजबूत था। मतलब इन बैंक्स के पास उधार दिए गए पैसे के मुकाबले अपना खुद का पैसा काफी ज्यादा था। ये सिर्फ लोकल लोगों को सिक्योर होम मॉर्टगेजेस देते थे। एग्जैक्टली। जब बाकी इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो रहे थे, तब ये सुरक्षित संस्थाएं आराम से अपना इंटरेस्ट कमा रही थीं। लेकिन मार्केट के पैनिक ने सबको एक ही तराजू में तोल दिया था, जिसकी वजह से इन शानदार कैश रिच संस्थाओं के स्टॉक्स बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलने लगे थे। स्रोतों में इसके कुछ सटीक उदाहरण भी हैं, जैसे जर्मन टाउन सेविंग्स और ग्लेशियर बैंकॉप और पीपल सेविंग्स फाइनेंशियल भी। इनका किस्सा बड़ा मजेदार है। क्राइसिस के वक्त घबराने के बजाय इन्होंने ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट्स दिए कि उनकी बैलेंस शीट कितनी सुरक्षित है, और इसका असर ये हुआ कि डर के उस माहौल में भी उनके डिपॉजिट्स $22 करोड़ से बढ़कर $24.2 करोड़ हो गए। लोकल लोगों को समझ आ गया था कि पैसा वहां सेफ है। What's fascinating here is एक टेक्निकल क्वर्क जिसे कैश इन द ड्रॉ ट्रिक कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे सुनकर पहली बार में निवेशकों को लगता है कि क्या मार्केट में फ्री लंच भी मिलते हैं।
हाँ, ये तब होता है जब कोई म्यूचुअल सेविंग्स बैंक जो टोटली डिपॉजिटर्स द्वारा ओन्ड होता है, वो पहली बार पब्लिक होता है। चलिए इसका मैथ ब्रेकडाउन करते हैं। मान लीजिए कि एक म्यूचुअल सेविंग्स बैंक अपने पहले पब्लिक इशू में 100 करोड़ रुपए के शेयर्स जारी करता है। निवेशक वो शेयर्स खरीदते हैं और पैसा बैंक को देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनल कैपिटल रेज है, वो 100 करोड़ रुपए वापस उसी बैंक के खजाने यानी ड्रॉर में चले जाते हैं एज फ्रेश कैपिटल। वही तो मैजिक है। इसका असर ये होता है कि उस बैंक की बुक वैल्यू रातों रात डबल या उससे भी ज्यादा हो जाती है। यानी निवेशकों ने जो पैसा शेयर खरीदने के लिए दिया, वो एक तरह से वापस उन्हीं के बैंक में आकर उनकी इक्विटी को रॉक सॉलिड बना देता है। ये लिटरली अपना ही पैसा वापस लेने जैसा था। अब सवाल उठता है कि वॉल स्ट्रीट के सुपर स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने इसे मिस क्यों किया? इसका जवाब उनके साइज में छुपा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हजारों करोड़ के फंड्स मैनेज करते हैं। वो एक छोटे लोकल बैंक जिसका मार्केट कैप सिर्फ कुछ करोड़ हो, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। उनके रूल्स उन्हें इलिक्विड कंपनीज खरीदने से रोकते हैं। और यही आम निवेशकों का सबसे बड़ा नेचुरल एडवांटेज बन गया। अब अगर मार्केट पैनिक से बाहर निकलकर एक और कॉम्प्लेक्स एरिया की तरफ देखें तो साइक्लिकल स्टॉक्स का नंबर आता है। ऑटो, स्टील और एयरलाइंस जैसी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राइसलर, ये पूरी तरह से इकोनॉमी के साइकिल पर निर्भर करती हैं। बूम में नोट छपते हैं और रिसेशन में इनकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हर ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टर यही सिखाता है कि एक कम पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमेशा एक बार्गेन का साइन होता है। लेकिन लिंच कहते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक्स के केस में एक लो पीई रेशियो खतरे की घंटी या बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। ये तो स्टैंडर्ड रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। ये पैराडॉक्स साइक्लिकल स्टॉक्स की सबसे बड़ी ट्रिक है। जब किसी साइक्लिकल कंपनी का पीई रेशियो बहुत कम दिख रहा हो तो इसका अक्सर ये मतलब होता है कि कंपनी अपने अर्निंग्स के एब्सोल्यूट पीक पर है। उन्होंने पिछले 2 सालों में इतना प्रॉफिट कमा लिया है कि पीई रेशियो का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन स्मार्ट मनी जानता है कि ये बूम अब खत्म होने वाला है, तो जो निवेशक उस सिंगल डिजिट पीई को देखकर खरीदारी करते हैं वो ठीक उस वक्त फंस जाते हैं जब रिसेशन शुरू होने वाला होता है। और ठीक इसका उल्टा भी सच है। जब सिक्लिकल स्टॉक्स का पीई रेशियो आसमान छू रहा हो तो इनएक्सपीरियंस लोग घबरा जाते हैं। हाई पीई का मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स क्रैश हो चुकी हैं, वो अपने सबसे बुरे दौर में है। मार्केट फ्यूचर रिकवरी को फैक्टर इन करना शुरू कर देता है और स्टॉक प्राइस बॉटम आउट होकर ऊपर आने लगती है। जबकि करंट अर्निंग्स अभी भी ऑलमोस्ट 0 होती हैं। इसीलिए डिवीजन एक आर्टिफिशियली हाई नंबर देता है। तो साइक्लिकल्स में हाई पीई का मतलब हो सकता है कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है। इस थ्योरी का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड उदाहरण फेल्प्स डॉज की कहानी में दिखता है। फेल्प्स डॉज एक मेजर कॉपर उत्पादक कंपनी थी। कॉपर एक प्योर साइक्लिकल कमोडिटी है। जब सोर्सेज में बताए गए दौर में कॉपर के दाम बुरी तरह गिर रहे थे, तब आम धारणा थी कि पूरी इंडस्ट्री साफ हो जाएगी, पर उनकी बैलेंस शीट ने उन्हें बचा लिया। उनकी बैलेंस शीट सच में एक केस स्टडी है। जब बाकी कॉपर कंपनीज कर्जे के बोझ तले दब रही थीं, फेल्प्स डॉज के पास 167 करोड़ डॉलर की जबरदस्त इक्विटी थे और उनका कर्जा सिर्फ 31.8 करोड़ डॉलर का था। ये फर्क इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब साइकिल का बस्ट फेज आता है तो प्रोडक्ट की कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है। और ऐसे में वो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं जिन्हें हर महीने कर्जे का ब्याज चुकाना होता है। पर 167 करोड़ डॉलर की इक्विटी वाली कंपनी सालों तक उस डिप्रेशन को झेल सकती है। और जब साइकिल वापस घूमती है तो मार्केट के सारे वीक प्लेयर्स गायब हो चुके होते हैं। फिर यही कंपनीज पूरी डिमांड को अकेले कैप्चर कर लेती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही साइक्लिकल्स में अल्टीमेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। चलिए अब कुछ छुपे हुए खजानों को डिकोड करते हैं जो पब्लिक की नजरों के बिल्कुल सामने होते हैं। अलाइड कैपिटल 2 का जिक्र जरूर आना चाहिए। ये आम पब्लिक के लिए वेंचर कैपिटल में निवेश करने जैसा था। बिल्कुल। अलाइड 1 में किया गया $10,000 का शुरुआती निवेश वक्त के साथ ग्रो होकर $15 लाख का मैसिव रिटर्न दे गया। ये एक ऐसी एसेट क्लास से आया जिसे लोग बोरिंग समझते थे। एक और शानदार ऑब्जर्वेशन म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के बारे में है। इसे समझने के लिए गोल्ड रश की एनालॉजी सबसे सटीक है। हाँ, 1800s की गोल्ड रश में सोना ढूंढने वाले ज्यादातर बर्बाद हो गए, लेकिन जिन लोगों ने उन माइनर्स को फावड़े, कुदालियां और जीन्स बेची, उन्होंने बेहिसाब पैसा कमाया। फाइनेंशियल वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड्स गोल्ड माइनर्स हैं और ड्रेफस और फ्रैंकलिन जैसी म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनीज वो पिक्स एंड शोवल्स बेचने वाले हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक फिक्स्ड मैनेजमेंट फी मिलनी ही मिलनी है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, लोग इक्विटी फंड्स में पैसा डालते हैं,
तो इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तेजी से बढ़ता है। इनका प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता है बिना किसी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट रिस्क के। ये हिडन ट्रेजर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यूटिलिटीज कंपनीज का क्या, जहां पीटर्स प्रिंसिपल नंबर 20 अप्लाई होता है? यस, अक्सर जब कोई बड़ी यूटिलिटी कंपनी संकट में होती है, जैसे उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया हो, तो वो बदनामी से बचने के लिए अपना नाम बदल लेती है। मार्केट आमतौर पर नाम बदलने को सिर्फ एक पीआर स्टंट मानता है। लेकिन एक शार्प निवेशक के लिए ये एक सिग्नल हो सकता है। अगर अंडरलाइंग फंडामेंटल सच में सुधर रहे हैं, तो नए नाम के साथ वो एक ऐसी मिसप्राइस्ड एसेट बन जाती है जिसे वॉल स्ट्रीट तब तक सीरियसली नहीं लेता जब तक वो लगातार अच्छी अर्निंग्स ना दिखा दे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज देखी हैं। अब वक्त है इन लर्निंग्स को कंसोलिडेट करने का उन 25 गोल्डन रूल्स के जरिए। रूल नंबर 8 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 8 एसेट एलोकेशन का एक लॉजिकल फॉर्मूला देता है। जब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स का यील्ड S&P 500 इंडेक्स की एवरेज डिविडेंड यील्ड से 6% या उससे ज्यादा बड़ी हो जाए, तो स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स खरीद लेने चाहिए। क्योंकि स्टॉक्स हमेशा एक रिस्क प्रीमियम डिमांड करते हैं। अगर एक गारंटीड गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट के एवरेज रिटर्न से इतना बेहतर यील्ड दे रहा है, तो स्टॉक्स का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने का कोई सेंस नहीं बनता। सही कहा। और इमोशन से बचने का एक और नियम है, रूल नंबर 13, जिसे फॉलिंग नाइफ पकड़ना कहते हैं। गिरते हुए लूजर स्टॉक्स में और पैसा नहीं डालना चाहिए। इंसानी साइकोलॉजी है कि गलती मानना पसंद नहीं। अगर स्टॉक आधा रह गया तो लोग उसमें और पैसा डालकर एवरेज डाउन करने की कोशिश करते हैं। पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार बिगड़ रहे हैं, तो जीरो का कोई सपोर्ट लेवल नहीं होता। नुकसान बुक करना सीखना पड़ता है। उसके बाद रूल नंबर 16 ध्यान में आता है, टोटल डोमिनेशन वर्सेस कंपटीशन। निवेशक उन हॉट ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज के पीछे भागते हैं जहां 50 स्टार्टअप्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इसके बजाय एक बोरिंग या अजीब इंडस्ट्री ढूंढनी चाहिए, जैसे कचरा उठाने वाली कंपनी, जहां किसी एक कंपनी की पूरी मोनोपोली हो। मोनोपोली में प्राइसिंग पावर उनके हाथ में होती है। इन क्वालिटेटिव रूल्स के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 2 बहुत आसान मैथमेटिकल रूल्स भी हैं। पहला है रूल ऑफ 72। ये कैलकुलेट करने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा कितने सालों में डबल होगा। निवेशकों को बस नंबर 72 को अपने एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न परसेंटेज से डिवाइड करना होता है। जैसे 15% रिटर्न है, तो 72 को 15 से डिवाइड करें, जवाब आएगा 4.8। यानी लगभग 5 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा। ये लंबे समय के लक्ष्य सेट करने में बहुत मदद करता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो दूसरा प्रैक्टिकल रूल है रूल ऑफ 5। अगर कोई 5 अलग अलग ग्रोथ स्टॉक्स चुनता है, तो 3 एवरेज रिटर्न देंगे और 1 बुरी तरह फ्लॉप होगा। लेकिन उन 5 में से एक स्टॉक ऐसा मल्टी बैगर निकलता है जो हर नुकसान को कवर कर लेता है और ओवरऑल मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन ये जादू तभी चलेगा जब पोर्टफोलियो का हर 6 महीने में चेकअप किया जाए। और चेकअप का मतलब रोज स्टॉक का दाम देखना नहीं है, बल्कि कंपनी की स्टोरी वेरीफाई करना है। क्या नए स्टोर्स खुल रहे हैं? क्या कर्जा कम हो रहा है? अगर स्टोरी बदल गई है तो स्टॉक पर दोबारा विचार करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय में कंपनी की सफलता और स्टॉक प्राइस के बीच 100% कोरिलेशन होता है। वही सबसे जरूरी बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बढ़ा रही हो और 10 साल बाद उसका स्टॉक प्राइस वहीं रहे। फंडामेंटल्स इवेंचुअली स्टॉक प्राइस को अपने पास खींची लेते हैं। तो इस डीप डाइव के सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर सोचें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है कि वॉल स्ट्रीट के पास साइज और लिक्विडिटी की वजह से कुछ लिमिटेशंस है। और वहीं दूसरी तरफ एक रिटेल निवेशक के पास पेशेंस और लोकल ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज होता है। इंस्टीट्यूशन स्प्रेडशीट्स देखते हैं और लोग अपनी डेली लाइफ में नए ट्रेंड्स देख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही क्लियर और स्लाइटली प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ते हैं। बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन के अवसर अक्सर सबके बिल्कुल सामने होते हैं। तो निवेशकों को ये सोचना चाहिए कि आज उनके पड़ोस में या उनकी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा नया ट्रेंड है जिसे बड़े एक्सपर्ट्स मिस कर रहे हैं, पर वो एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। शायद एक निवेशक का अगला सबसे बड़ा सफल निवेश वही उनका इंतजार कर रहा हो। और इसी बदले हुए पर्सपेक्टिव के साथ अब हम सीधे आज के सोर्सेस के फाइनल समरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक आखिरी रूप दिया जाएगा। एक अजीब सी बात बताऊं, 80% से ज्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मार्केट को बीट ही नहीं कर पाते। सही सुना?
इसका मतलब ये है कि एक आम निवेशक के पास असल में एक बहुत बड़ा फायदा है। और इसी एडवांटेज की बात करते थे द ग्रेट पीटर लिंच। उन्होंने ना इन्वेस्टिंग की दुनिया को बिल्कुल पलट के रख दिया। उनका कहना था, भूल जाओ एक्सपर्ट्स को, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो हम खुद हैं। उनका सिंपल सा मानना था कि असली ताकत हमारे अनुभव और रोजमर्रा के ज्ञान में ही छुपी है। तो ये एज या बढ़त है क्या चीज आखिर? सोचो, ये वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स के खिलाफ हमारा सीक्रेट वेपन है। देखो, प्रोफेशनल लोग ना नियमों में, क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्रेशर में और भेड़ चाल में बंधे होते हैं, लेकिन हम आजाद हैं। एक आम निवेशक होने के नाते आजादी ही सबसे बड़ी पावर है। हम सिर्फ मुट्ठी भर बेहतरीन कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं, वो कंपनियां जिन्हें हम सच में समझते हैं। हम पर कोई प्रेशर नहीं है कि हर 3 महीने में जबरदस्त रिजल्ट्स दिखाने हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा लोकल नॉलेज, मतलब वो कंपनियां जिन्हें हम अपने शहर में, अपने घर में, अपनी जॉब में देखते हैं, वही तो हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिंपल अप्रोच सच में काम करता है? क्या एक साधारण सा आइडिया वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे सकता है? चलो पता करते हैं। तो अब जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो शायद इन्वेस्टिंग को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है 7वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट को उनके ही गेम में हरा दिया। जरा इन नंबर्स पर नजर डालो। इन बच्चों ने मार्केट को सिर्फ बीट नहीं किया, उन्होंने मार्केट को क्रश कर दिया। 2 साल में लगभग 70% का रिटर्न। ये S&P 500 के रिटर्न से डबल से भी ज्यादा था। उन्होंने देश के 99% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स से बेहतर परफॉर्म किया। क्या यकीन होता है? तो इनका सीक्रेट क्या था? कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस वही किया जो हम सब कर सकते हैं। अपने आसपास देखा और उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिन्हें वो जानते थे और पसंद करते थे। 1 मिनट के लिए सोचो, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? और यही सेंट एग्नेस स्टोरी का सबसे जरूरी लेसन है। ये इतना सिंपल है कि अजीब लगता है। लिंच का मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल एक बच्चे को नहीं समझा सकते ना, तो शायद उसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो सेंट एग्नेस के स्टूडेंट्स की इस अमेजिंग सक्सेस से हम क्या लेसन्स ले सकते हैं? पीटर लिंच ने इन्हीं लेसन्स को कुछ गोल्डन रूल्स में बदल दिया है। ये रूल्स किसी को भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक सॉलिड स्टार्ट दे सकते हैं। और ये सब कुछ बस 4 सिंपल स्टेप्स में आ जाता है। स्टेप 1, अपना एज यूज करो। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिन्हें अपने काम या डेली लाइफ से समझते हो। स्टेप 2, थोड़ा होमवर्क करो। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कंपनी क्या बनाती है, ये भी समझना जरूरी है कि वो पैसे कैसे कमाती है। स्टेप 3, और शायद सबसे मुश्किल, पेशेंस रखो। और स्टेप 4, रोज की खबरों और प्रेडिक्शंस के शोर को इग्नोर करना सीखो। ये चार्ट देखो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ बता देगा। ऊपर वाली लाइन जो काफी ऊपर नीचे हो रही है वो है स्टॉक प्राइस, लेकिन नीचे वाली स्टेडी लाइन है कंपनी की अर्निंग्स। समय के साथ देखो, प्राइस हमेशा अर्निंग्स को ही फॉलो करती है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कंपनी पर फोकस करो, प्राइस पर नहीं। और इस सब का अल्टीमेट प्राइस? एक 10 बैगर। ये हर इन्वेस्टर का सपना होता है, मतलब एक ऐसा स्टॉक जो आपके पैसों को 10 गुना कर दे। और पीटर लिंच के हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बड़े विनर्स पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं लिंच के फिलॉसफी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। और इसका एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है साइकोलॉजी से। इसे ऐसे सोचो, हमारा दिमाग एक डरा हुआ बच्चा है जो हर छोटी मोटी आवाज से डर जाता है, और हमारा पेट यानी हमारा गट एक अनुभवी नाविक है जो तूफान में भी शांत रहता है। इन्वेस्टिंग में सक्सेस के लिए ना उस नाविक की तरह बनना पड़ेगा। मार्केट के शोर से घबराकर बेचने के बजाय गिरावट को यानी डाउनटर्न्स को अच्छी कंपनियों में और इन्वेस्ट करने का एक मौका समझना होगा। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए? ये IQ का गेम नहीं है, ये सब्र, डिसिप्लिन और गट का गेम है। जब मार्केट में डर का माहौल हो तब शांत रहने की क्षमता, वही असली एज है। तो अगली बार जब शॉपिंग मॉल जाओ तो एक गेम खेलना, देखने की कोशिश करना कि अगला 10 बैगर कौन हो सकता है, कौन से स्टोर्स भरे हुए हैं, लोग कौन सा नया ब्रांड पहन रहे हैं। अगला शानदार इन्वेस्टमेंट शायद सोचा था उससे कहीं ज्यादा पास हो सकता है। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, like and subscribe to the channel. See you in the next video.